हेलो, नमस्कार और आप सभी का कुछ अंतराल बाद मैं अपने चैनल कोर्ट से मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। पिछले तीन तीन दिन से मैंने कुछ अ, वीडियो वगैरह नहीं बनाए, तो बहरहाल वजह में ना जाते हुए, क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखता, जो भी वजह हो मैंने नहीं बनाया। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज वाकया ऐसा है और जो कहते हैं ना समय, वो भी ऐसा है, तारीख भी ऐसी है जिसकी एक अपनी अहमियत है। आज 1 जुलाई है, तो उस लिहाज से आज बाल गंगाधर तिलक इनकी जन्मतिथि है। बहुतों को याद होगा, नहीं होगा, बहरहाल मैंने याद दिलाने की कोशिश की। और उसी के साथ आज से 3 कानून जो है क्रिमिनल लॉ से जो जुड़े हैं, वो नए कानून आज से इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ये सभी को इस बारे में पता है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जो नहीं पता है, क्योंकि बिल पास हुआ और इसको इम्प्लीमेंट करना था 1 जुलाई 2024 से। ये पूरे पब्लिक डोमेन में इस न्यूज़ को रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और इस पे कई सारे वकील और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, मेरा मतलब पुलिस और जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इन्होंने इसके एजुकेशन पर्पस से न जाने कितने इसके ऊपर वीडियोस बने हैं और न जाने कितने इसके ऊपर बहस हो चुकी है। अच्छा है, बुरा है, इसको चैलेंज भी किया है। लेकिन सीजीआई का अपना एक अलग ओपिनियन है जो उन्होंने जाहिर भी किया, और वो उन्होंने एक पब्लिक फोरम पे कहा कि ये जो तीनों कानून हैं वो एकदम उचित है, सही है और दुरुस्त है। अब उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस पड़ी है इसको चैलेंज करते हुए, उसका क्या हश्र होगा वो आने वाले दिनों में पता ही पड़ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता उस पर कोई स्टे वगैरह उस तरह से मिल पाएगा, अनलेस इक्का दुक्का प्रोविजंस हो जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो। तो अदरवाइज जहाँ तक पूरा ओवरव्यू है, मैंने जो खुद पढ़ा है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसी कोई एम्बिग्यूटीज़ है जिसे कुछ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ड्रैकोनियन है, ये है, वो है। होता यूँ है कि जब भी कोई गवर्नमेंट पास करती है कोई कानून, तो उसके अपोजिशन का काम ही होता है उसको विरोध करना, वो हर लेवल पे विरोध करते हैं। तो इसमें कोई इप्स एंड बट्स नहीं है। चेंज इज चेंज इज़ ऑलवेज वेलकम कहा जाता है, और चेंज इज़ always welcome, and it should be welcome, and it should be also experienced, enjoyed also, without any hiccups, unless it really destroys the constitutional fiber. बहरहाल उस मुद्दे में ना ही जाऊं, कोई मतलब नहीं है। चैलेंज और इस तरह का एजिटेशंस वगैरह होते रहेगा। इसके पहले भी कुछ कानून में तब्दीलियां हुई, कुछ कानून रिपील किए गए, कुछ नए कानून आए। कंपनीज एक्ट से बड़ा बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। तो बड़ा उस वक्त भी ज़ोर शोर से ये हल्ला गुल्ला था कि ऐसा है वैसा है कंपनीज एक्ट, लेकिन एंड ऑफ द डे उसे अडॉप्ट किया, और उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरीन काम हो रहा है। पहले की तुलना से अगर कंपेयर किया जाए कंपनीज एक्ट के, तो ये बेटर कंपनीज एक्ट है। मतलब इसके प्रोविजंस को इफेक्टिवली एक अलग तरीके से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू इसको इन्फोर्स भी किया जा रहा है। तो उसी लिहाज से मैंने ये आज का वीडियो एक समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। मैं कोई किसी को एजुकेट करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि जो लिखा है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पर्टिकुलर सेक्शंस को जो पुराने कानून से और नए कानून से कंपैरिजन करके आजकल बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप पे या और सोशल मीडिया ग्रुप पे
बड़े समरी चार्ट वगैरह सर्कुलेट किए जा रहे हैं एडवोकेट ग्रुप से, और जैसे मैंने कहा, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वगैरह जो है, वो अपना काम कर रही है समराइज मैकेनिज्म में। जो पर्टिकुलर सेक्शंस है, जो पुराना सेक्शन है और नए सेक्शन का की तुलना कर रहे हैं, और उससे एक चार्ट नुमा बना रहे हैं कि पुराना सेक्शन क्या था और उससे मिलता जुलता सेक्शन या उसी सेक्शन को किस तरह से अब नए कानून में रखा गया है। मैं उनमें भी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप पढ़ोगे, पढ़ना लिखना सबको आता है, मुझे अकेले को नहीं, सबको आता है, और बाकायदा ये हिंदी में भी अवेलेबल है, मराठी में भी अवेलेबल है, सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जो पढ़ेंगे तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस की तुलना वो अपने आप कर लेंगे। इतनी विजडम तो हिंदुस्तान की पब्लिक रखती है, तो मैं उसमें क्या ही जाऊँ। तो मैं एक छोटी सी समरी लेके आया हूँ, और इसी लिहाज से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो मूलतः जो है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023, ये जो रिपील और रिप्लेस करती है क्रोनोलॉजिकली क्रिमिनल इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसे जब पहली बार, अगर जब आप सभी को याद होगा, जब पहली बार जब गृह मंत्री ने रखा था, तो उसमें कुछ इश्यूज थे, तो उसके बाद में उसे उसमें तब्दीलियाँ लाई, और फिर दूसरी बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए इस बिल के जब हम इससे प्रोनाउंस करते हैं, तो इसके बीच में सेकंड ये वर्ड आता है, जैसे कि द भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023। तो सेकंड का मतलब ये दूसरी बार इसे, पहले बिल को विड्रॉ करते हुए दूसरी बार बिल को रखा था। उसमें कुछ तब्दीलियाँ और कुछ जो प्रोविजंस है, उसको जो कमेटी वगैरह थी, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह जो थी, उसके एडवाइस को मद्देनज़र रखते हुए कुछ तब्दीलियाँ की थी, तो उसके लिए सेकंड जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। और जो मेन इश्यूज़ हैं वो मैं बता दूं। टेररिस्ट एक्ट है, वो एक डिफ़ाइन किया है एक सेपरेट ऑफेंस के तहत, और जिसमें इंडिया की इंटीग्रिटी, यानी जो देश है उसकी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के ये डेफिनेशन जो है टेररिस्ट एक्ट का डिफ़ाइन किया हुआ है। राजद्रोह जो है वो देशद्रोह में बदला गया है, और जो गवर्नमेंट है उसकी जगह पे कंट्री वर्ड का सब्स्टिट्यूशन किया गया है, लेकिन प्रोविज़न वही रखा है जो देश राजद्रोह से जुड़ा हुआ था, जो ओल्ड एक्ट में था। मॉब लिंचिंग को एक सेपरेट ऑफेंस करके इसमें इंक्लूड किया है, विथ मैक्सिमम पनिशमेंट इंक्लूडिंग अ डेथ पेनल्टी। यानी कि अब कोई मॉब लिंचिंग अगर है, अगर उसमें ऑफेंस अगर प्रूव होता है अक्यूज़ के अगेंस्ट में, तो मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी उसमें डील किया हुआ है। सो ही मे बी लाइबल टू बी कैपिटल पनिशमेंट। माइनर ऑफेंसेस जो है, जिसमें जो माइनर और नॉमिनल ऑफेंसेस है, उसमें जो पनिशमेंट का तरीका है, मतलब सुधार लाने के कॉन्सेप्ट से इसमें तब्दीलियाँ लाई हैं। तो उसमें कम्युनिटी सर्विस वगैरह का ऑप्शन दिया है, जिससे कि जो कन्विक्टेड एक्यूज है उसे कुछ कम्युनिटी सर्विस वगैरह की पनिशमेंट देके उसे सुधारा जाए, इस तरह का प्रोविज़न रखा है। और कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस इन इन्वेस्टिगेशन, ये मैंडेट है। मतलब आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि आप पूरी दुनिया डिजिटलाइज्ड है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो डिजिटलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके कलेक्शन ऑफ एविडेंस में उस कलेक्शन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल। तो वो मैंडेट है कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंसेस। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ द सेक्शुअल वायलेंस केसेस हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। यानी जो सेक्शुअल वायलेंसेस केस के जो विक्टिम है, इसमें जेंडर का कोई इशू नहीं है, सेक्शुअल वायलेंसेस कैन बी ऑलवेज अगेंस्ट मैन एंड वुमेन। तो उसमें जो है विक्टिम है
उसका जो स्टेटमेंट है वो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रावधान किया गया है। देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू डिसाइड वेदर अपील शुड बी फाइल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द पुलिस और प्रोसिक्यूशन। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन विंग है एक सेपरेट क्रिएट किया गया है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बेसिकली जो है सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी है, जहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होता है। अदरवाइज जो स्टेट मशीनरीज है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है, जो पुलिस वगैरह है, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था जो इसमें इंट्रोड्यूस किया है। और वो एडवाइस करेंगे कि अपील फाइल होना चाहिए नहीं होना, ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन रहेगा। इसके बावजूद जो रिकमेंडेशन पुलिस या प्रोसिक्यूशन का होगा उसके अलावा। प्रोविजन इंट्रोड्यूस टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ही चर्चा का विषय रहता है। तो इसमें पुलिस के ऊपर एक फिक्स अकाउंटेबिलिटी रखी गई है, लेकिन ये देखने का मसला होगा कि वो अकाउंटेबिलिटी का एक्चुअल इन्फोर्समेंट किस तरह से होता है। वो आने वाले दिनों में कोर्ट के कुछ खुद के संज्ञान लेते हुए जो वो गाइडलाइंस वगैरह इशू करेंगे, किस तरह से अगर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स वगैरह होनी होगी और है, तो वो आने वाले दिनों में वो क्लैरिटी आ जाएगी कि ये अकाउंटेबिलिटी जो डिफाइन की है वो ऑन ग्राउंड किस तरह से इन्फोर्स होती है। प्रोविजंस इंट्रोड्यूस टू इंश्योर विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस। कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या क्राइम से जुड़ा हुआ जो कानून है उसमें सेंट्रल जो दायरा होता है वो विक्टिम से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे विक्टिम को अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। इस तरह से जो है प्रोविजंस को इंश्योर किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। मुझे सिर्फ इसमें एक कमेंट करना लाजमी लगता है, क्योंकि विक्टिम को जस्टिस सेंट्रिक रखने का काम जो है वो पुराने एक्ट में भी था और इस एक्ट में भी है। पुराने एक्ट में विक्टिम को जस्टिस मिलने का जो प्रोविजंस था, इंश्योर करने के जो प्रोविजंस थे, उसको किस तरह से इन्फोर्स किया गया वो हम सबके सामने है। अब आने वाले दिनों में इसके बारे में भी पता पड़ जाएगा। और ज़ीरो एफआईआर जो कॉन्सेप्ट जो पहले पुराने कानून में था नहीं, बाद में वो एक जजमेंट्स के थ्रू उसे फिर बाद में ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया और कुछ स्टेट ने अमेंड करके उसको इंट्रोड्यूस किया, फिर सारे स्टेट गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट भी किया था। ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इसमें बाकायदा कानून के तरह इम्प्लीट किया गया है। उसके तहत जो विक्टिम है वो देश के किसी भी कोने में, victim can approach any police station, not necessarily the jurisdictional police station. The FIR will be transferred to the jurisdictional police station within 24 hours. यानी कि अगर गुनाह समझो आपका हुआ है, मान लो अगर मैं मुंबई की बात करूं, गुनाह हुआ है कोलाबा में और विक्टिम अगर FIR फाइल करती है या करता है मान लो कालबा देवी में या मान लो अंधेरी में, तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है उससे ज़ीरो FIR करके नोट करेगा और 24 घंटे के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे वो जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट कैन नॉट अलाउ द स्टेट टू विड्रॉ केसेस विदाउट हियरिंग द विक्टिम। बेसिकली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो होता है जिसमें जो कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन मसला तो जुड़ा हुआ होता है वो विक्टिम से, क्योंकि एंड ऑफ द डे विक्टिम को विक्टिमाइज़ किया गया होता है या विक्टिम के रिश्तेदारों को विक्टिमाइज़ किया गया होता है। किसी का डेथ होता है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है, किसी को जख्म दिया जाता है, किसी के साथ चीटिंग होती है, वो जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस है, तो उसको जो विक्टिम है उसकी सुनवाई के बगैर कोई भी केस को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान है जो मेरे हिसाब से पहले भी
इन अ वे अप्लीकेबल ही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के तहत विक्टिम का हक बनता था किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में एज एन इंटरवेंशन फाइल करके उसकी तरफ से जो उसे कहना होता है वो प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करता था, और या तो इंडिपेंडेंटली वो खुद सबमिट करता था कोर्ट को, तो उसको सुने बगैर कोर्ट वैसे भी कोई फैसला नहीं देती थी। लेकिन बाकायदा इसमें अब प्रावधान बनाया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। सर्विंग ऑफ द कॉपीज ऑफ द पुलिस रिपोर्ट ऑन द विक्टिम मेड मैंडेटरी एंड कंपल्सरी, विक्टिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज। तो पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट और जो आपका अरेस्ट से जुड़ा हुआ या आपको कस्टडी में लेने के लिए जो भी दस्तावेज है वो सारे अक्यूज़ को मिलने चाहिए, उनका हक बनता है। उसी तरह से पुलिस रिपोर्ट जो है वो विक्टिम को कंपल्सरी मिलना चाहिए, और उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है 90 दिन के अंदर उन्हें प्रोवाइड कर देना चाहिए। इस तरह का प्रावधान इसमें किया है। इंक्वायरीज और ट्रायल जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा, इसकी सुविधा प्रदान कर दी गई। यानी कि अब वो एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा। अब उस तरह का एक्सक्यूज़ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के लिए भी और एक्यूज़ या विटनेस के लिए भी अब ये एक इजी वे होगा, क्योंकि वो अब कहीं पे भी हो वो अपने समय को बचाते हुए कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिकली जुड़ सकते हैं और किसी भी इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं जब उनको इस तरह से बुलाया जाए। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट वुमन एंड चिल्ड्रन आर ब्रॉट टू द बिगिनिंग ऑफ द BNS। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस है उसे अब जो पुराने सेक्शन थे, जैसे मैंने कहा कि अब काफ़ी सारा कंपेरेटिव चार्ट ऑलरेडी कई सारे ग्रुप में फ्लोट हो रहा है, तो मैं उसमें रिपीट में नहीं जाऊंगा। तो जो ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए जितने भी ऑफेंसेस थे उसको कानून के पहले चैप्टर में रखा गया है, शुरुआती चैप्टर में रखा है, इसलिए वो शुरुआत होता है 102 से आगे। जो पहले मर्डर 302 था, अब वो 102 के आगे ह्यूमन बॉडी ऑफेंसेस में डिफाइन किया है, उससे रिलेटेड पनिशमेंट में उसमें बताया गया है। सेपरेट प्रोविजंस टू डील विद द ऑफेंस अगेंस्ट द वुमन एंड चिल्ड्रन इन केस ऑफ द रेप ऑफ अ गर्ल अंडर 18 years, life imprisonment and the death penalty can be given. In a gang rape, 20 years of imprisonment for the rest of life. Consensual sex with wife aged above 15 was not an offense as per IPC. This age limit now increased to 18 years. तो जो रेप विक्टिम्स हैं 18 साल के नीचे जिनकी उम्र है उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी है, और गैंग रेप के लिए जो स्ट्रेंजली 20 साल का इम्प्रिजमेंट है और इम्प्रिजमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। मेरे हिसाब से इसमें गैंग रेप के लिए सबको कैपिटल पनिशमेंट रखना चाहिए था। कंसेंशुअल सेक्स विथ वाइफ एज्ड अबव 15 वाज नॉट एन ऑफेंस। अभी उस एज को बढ़ा के 18 साल रखा गया है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। हिट एंड रन केस का जो है पनिशमेंट है 10 साल का है, बट इफ़ आफ्टर द एक्सीडेंट द ऑफेंडर टेक्स द विक्टिम टू द हॉस्पिटल और पुलिस, लेसर पनिशमेंट विल बी गिवन। ये एक बोन ऑफ कंटेंशन होगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी जो कई सारे ट्रकर्स जो ट्रक चलाने वाले होते हैं ये ऑलरेडी हड़ताल पे जा चुके थे। अब मुझे लगता है कि वो दोबारा इस तरह की स्थिति आएगी, और इस प्रोविज़न को सरकार को इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इसमें प्रोवाइजो लाने पड़ेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार लाएगी भी इस प्रोवाइजो को। स्नैचिंग हैज़ बीन मेड अ सेपरेट ऑफेंस। स्नैचिंग जो है मतलब चैन वगैरह चोरी का जो मसला है उसको सेपरेट ऑफेंस में रखा गया है। फॉर द ऑफेंसेस ऑफ द ग्रीवियस हर्ट अ सेपरेट प्रोविजन मेड टू डील विद द केसेस वेयर द विक्टिम बिकम्स ब्रेन डेड टू प्रिस्क्राइब मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट अप टू द 10 years। अगर कोई ग्रीवियस हर्ट है और उससे अगर कोई विक्टिम जो है वो ब्रेन डेड माना जाए, यानी कि वेजिटेटिव स्टेट में लाइफ लॉन्ग रहे, तो उसके लिए वो 10 साल का पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। अब प्रोविजंस रिलेटेड टू FIR इन चार्जशीट एंड ट्रायल। CRPC डिड नॉट प्रेस्क्राइब एनी टाइम लिमिट फॉर FIR। मतलब FIR के लिए कोई टाइम लिमिट CRPC में नहीं था, बट
BNSS prescribes compulsory time frame. FIR has to be registered within 3 days of making a complaint in cases of lesser offence. For an offence with imprisonment between 3 and 7 years, within 14 days of preliminary investigation has to be completed, and FIR should be registered on that basis. Further investigation has to be completed within 90 days of the filing the first charge sheet. Leave of the court needed to continue further investigation beyond this period. यानी 90 दिन के आगे अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो कोर्ट की लीव की ज़रूरत पड़ेगी. मैजिस्ट्रेट हैज़ टू डिसाइड ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द चार्जशीट विद इन 14 डेज. यानी कि मैजिस्ट्रेट है, अगर कोई केस मैजिस्ट्रेबल ट्राइबल है, मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस है, तो मैजिस्ट्रेट को 14 दिन के अंदर वो कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा. उसी तरह से जो सेशन ट्राइबल केसेस है उसमें भी वही प्राविधान होगा. टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस फॉर सेंडिंग द मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस, ये प्रिस्क्राइब किया गया है. टाइमलाइन प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग डिस्चार्ज एप्लीकेशन, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, डिसाइडिंग डिस्चार्ज पिटिशंस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि होता क्या था कि टू डिले द ट्रायल बहुत सारे मैकेनिज़्म होते थे. जो अक्यूज़ की तरफ से जो वकील होते हैं या अक्यूज़ होते हैं वो खुद ही अपने आप में बड़े वकील बन जाते हैं. खुद तो गुनाह करते करते वो गुनाह के बारे में और उसके ऑफेंस के बारे में कानूनी जानकारी वकीलों से ज़्यादा रखने लगे हैं आजकल के दौर में. तो उसमें डिलेइंग टैक्टिस होता है. डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करना, फिर उसे अपील में ले जाना, फिर चार्ज फ्रेम गलत हुआ है उस तरह का अर्जी करना. सारा मकसद होता है पूरा ट्रायल को विशिएट करना, डिले करना. तो इसके लिए टाइम फ्रेम रखा गया है. ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब कि अगर अक्यूज नहीं है, इफ अक्यूज डज नॉट अपीयर बिफोर कोर्ट विद इन 90 डेज, ट्रायल कैन बी कैरिड आउट इन एब्सेंशिया. अगर अक्यूज पेश नहीं हो रहा है या सामने नहीं आ रहा है 90 दिन तक, तो उसके एब्सेंस में भी ट्रायल चलाया जा सकता है. फर्स्ट टाइम ऑफेंडर if under trial detention for 1/3 period of sentence, then can be released in other cases half the period. जो फ्रेश ऑफेंडर है तो 1/3 ऑफ द पनिशमेंट का जो है वो ऑलरेडी डिटेंशन में है तो उन्हें रिलीज़ किया जा सकता है. और फिर बाद में जो अदर केसेस में वो हाफ द पीरियड ऑफ जो सेंटेंस है, अगर वो ऑलरेडी डिटेंशन में है तो रिलीज़ किया जा सकता है. जजमेंट 45 दिन में डिलीवर करना होगा, ये मैंडेट है. ओनली कन्विक्ट कैन फाइल मर्सी पिटिशन अगेंस्ट डेथ पेनल्टी. पहले क्या होता था, दुनिया भर के NGOs आ जाते थे. बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कई सारे एग्जांपल है जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक किया है जो कुछ स्पेशल कैटेगरी के गुनहगार थे उनके लिए. तो अब मर्सी पिटिशन हैज़ टू बी फाइल विद इन 30 days आफ्टर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अपील. NGO or third parties cannot file any mercy petition. E-FIR provision introduced for electronic registration of the FIR. This will particularly benefit women who might be hesitant to approach police station to report sexual violences. और वीडियो रिकॉर्डिंग मेड कंपलसरी ड्यूरिंग सर्च प्रोसीजर, ये इम्पॉर्टेंट है. विजिट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम मेड कंपलसरी एट क्राइम साइट्स. Forensic evidence will ensure conviction rates and it will increase. Summary trials where possible only for the offences punishable up to 2 years. जो 2 साल के नीचे का पनिशमेंट है उसमें पहले समरी ट्रायल होता था, अब वो 3 साल का कर दिया गया है. If no decision is taken on sanction for the prosecution of the civil servant within 120 days, it will be presumed that the sanction has been granted. यानी जो पहले जो प्रोसिक्यूशन करना होता था किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ और आपको परमिशन लेनी पड़ती थी सैंक्शन करने के लिए, तो वो अगर 120 दिन के अंदर नहीं आता तो इट विल बी डीम्ड एज ग्रांटेड. प्रोविजन मेड फॉर अ सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स. अर्लियर in only 19 offences the accused could be declared as fugitive. Now it has been increased to 120 offences. पहले के कानून में 19 ऑफेंसेस थे जिसके अंदर जो है जो एक्यूज होता था उसको फ्यूजिटिव ऑफेंडर करके डिक्लेयर कर दिया जाता था. अब वो लिस्ट बढ़ा के 120 ऑफेंसेस को इंक्लूड करते हुए लिस्ट को बढ़ा दी गई है. न्यू विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ब्रॉट विच एवरी स्टेट हैज़ टू नोटिफाई.
provision introduced to sell material objects and vehicles seized in crimes with the permission of the court within 30 days after taking video photographic evidence. This will lessen the burden of police station across the country where crime properties are left undisposed for decades. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो क्राइम प्रॉपर्टीज़ है उसको सीज करके रख दिया जाता था जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता था, तब तक पुलिस को ऊपर बर्डन होता था उसके रख रखाव का, और उसके बीच में वो डिस्पोज भी हो जाती थी, मतलब जंग लग जाता था, ख़राब हो जाती थी, तो उसके मेंटेनेंस का अपना एक इशू पुलिस के ऊपर बर्डन रहता था। अब जो है पुलिस उसे बेच सकती है कोर्ट के परमिशन से। अब ये जो प्रोविज़न है इसमें क्या होगा आगे वो आने वाले समय में पता पड़ेगा, क्योंकि बेचने का अगर मौका मिल रहा है पुलिस को कोर्ट के परमिशन से, तो उसको किस तरह से इन्फोर्स किया जाएगा ये आने वाले वक्त में ही समझ में आएगा। स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट एंड लोकेशनल एविडेंसेस इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रूफ। तो प्रूफ के डेफिनेशन में सभी को इंक्लूड किया है। प्रोविजन इंट्रोड्यूस टू अलाउ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एज अ प्राइमरी एविडेंस, जो पहले सेकेंडरी एविडेंस करके लिया जाता था। The hierarchy of the criminal courts made uniform across the country. Classification of metropolitan areas and metropolitan magistrate removed. जो hierarchical जो था nomenclature criminal courts का, उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है। तो ये शॉर्ट समरी थी। मेरे हिसाब से मैंने उस बिंदु को जानबूझकर टच नहीं किया जिसमें मैं आप सभी को ये सिखाने की कोशिश करूं कि ये सेक्शन, फलाना सेक्शन जो पहले 302 का था, फलाना सेक्शन जो पहले 420 का था, वो आज के इस नए कानून में कौन सा सेक्शन है, वो मुझे नहीं लगता उचित होगा, क्योंकि उसके ऊपर कई सारे ऑलरेडी सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स जो है, या एक्चुअल में जो इंटेलेक्चुअल है, जुडिशियल माइंड है, लॉयर्स है, उन्होंने ऑलरेडी कई सारा इस पर ऑलरेडी रिसर्च वर्क करके बाकायदा समरी टेबुलर फॉर्मेट में ऑलरेडी बनाया है, जो कईयों के व्हाट्सएप ग्रुप से लेके फेस टाइम और भी जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब से लेके कई सारे सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसके ऊपर मैंने क्या ही नया बताना, और वो ऑलरेडी सेक्शन जो है वो लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा तो समझ में आएगा। तो उसके अलावा बिंदु का जो सारांश है तीनों कानूनों का, उसका मैकेनिज़्म, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका इफेक्ट और एग्जीक्यूशन, मैंने सोचा इसके ऊपर मैं ये समरी बनाऊँ, तो उस लिहाज से मैंने ये समरी बनाई। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 27 मिनट 13 सेकंड का हो गया, तो मैं अब ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो भी मुझे डील करना था मैंने डील कर लिया है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलने के वादे से मैं एक बार आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ मेरे वीडियो को देखते रहिए, और आपका सपोर्ट और आपकी ब्लेसिंग मुझे ज़रूरी है। और इसी का दरख्वास्त करते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा एक नए मसले को लेकर, एक नए पहलू को लेकर जो कानून से जुड़ा है। तब तक के लिए विदा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।